नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन परिवार पार्थ एकेडमी में। दोस्तों, साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला का पार्ट 3 आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। और आज मैं फिर लेकर आया हूं वे क्वेश्चंस, टॉप क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में संभावित है। तो दोस्तों, साइंस के अभी तक 2 सेशन में आपको पढ़ा चुका हूं। सभी रेलवे की आने वाली परीक्षाओं में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। तो आपको ये श्रृंखलाएं कैसी लग रही हैं, कमेंट आप हमें जरूर करें। हमें इस बात से अवगत जरूर करवाएं कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों, आज बारी है पार्ट 3 की। हम लोग शुरुआत कर लेते हैं और आप सभी इनका टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहें ताकि आप लोगों को सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग बिना देर किए आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। आज फिर हम 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए मेरे साथ और आज का सेशन हम लोग शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें हम केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के मिक्स क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन जिससे शुरुआत हमारी होगी वो दिया गया है कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन है। सेल और टिश्यू से लेकर क्वेश्चन अभी चल रहे हैं हमारे। तो आज का जो क्वेश्चन है आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा पाया जाता है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन अलग अलग दे के रखे हैं। पहला ऑप्शन है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। देखिए, हमारे अंदर 4 प्रकार के ऊतक माने जाते हैं। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अब इन ऊतकों में हम लोग देखते हैं तो जो संयोजी ऊतक होते हैं वो संयोजन का काम करते हैं, हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। वही उपकला ऊतक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं जैसे स्किन वगैरह, और ये हमारी सुरक्षा का काम भी करते हैं। मांसपेशियां भी 3 प्रकार की अलग अलग मांसपेशियां होती है, इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर तंत्रिका ऊतक को भी हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग इनका देखें कि अगर रेशियो होता है तो शरीर में जो मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू होता है वो कौन होता है, तो दोस्तों इसमें नंबर आ जाता है संयोजी ऊतक का, कनेक्टिव टिश्यू का। हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। चलिए, कुछ संयोजी ऊतकों के नाम मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर हो जाता है अस्थि। अस्थि के बाद में हम लोग बात करते हैं उपास्थि यानी कि बोन। बोन के बाद कार्टिलेज। यहाँ आप लोगों ने रक्त को भी पढ़ा होगा कि रक्त भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। एक तरल संयोजी ऊतक माना जाता है रक्त। अगला इसमें आ जाता है टेंडन, जिसका नाम आपने सुना होगा, टेंडोन। और लिगामेंट, टेंडोन, लिगामेंट। लिगामेंट के बाद में यहाँ एडिपोज टिश्यू, जिन्हें हम वसी ऊतक के नाम से भी जानते हैं, एडिपोज ऊतक या वसी ऊतक। और एरियोलर टिश्यू। तो ये प्रमुख रूप से हमारे अंदर पाए जाने वाले कुछ संयोजी ऊतक होते हैं। अब इनकी संख्या हमारे शरीर में काफी ज्यादा होती है, तो हम ये कह सकते हैं, इस बात को हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी ऊतक की मात्रा होती है तो वो होता है संयोजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर माना जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इपिथेलियल टिश्यू जो स्किन वगैरह को बनाते हैं। अगर हम पेशी ऊतक की बात करें, 3 प्रकार के होते हैं, रेखित, रेखित, अरेखित, यानी कि स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड और नॉन स्ट्राइटेड। और एक हो जाता है हृदय यानी कार्डियक मसल्स। तो अलग अलग प्रकार की मसल्स भी होती है। और वही नर्व सिस्टम को देखें तो जो हमारे अंदर जो नर्व टिश्यू होता है वह नर्व सेल से मिलकर बना होता है, तंत्रिका ऊतक से, तंत्रिका कोशिकाओं से। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, सही जवाब हो जाएगा इसका संयोजी ऊतक। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। वही अस्थि, उपास्थि, टेंडोन, लिगामेंट, एडिपोज टिश्यू आप लोगों को ध्यान से समझना है। चलिए, आज की श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से स्थानांतरित होता है। आपको बताना है कि यहाँ फूड इज मेनली ट्रांसफर्ड बाय फ्लोएम। प्लांट के अंदर भी हम लोग आज के क्वेश्चन प्लांट से भी है, बॉटनी से भी लेकर आए हैं। आप सभी को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है। अगर हम लोग देखें कि हमारे अगर हम प्लांट की बात करें तो 2 प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं। 2 प्रकार के वैस्कुलर टिश्यू यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे जाइलम को, नंबर 1 जाइलम को, और नंबर 2 पर आ जाता है फ्लोएम। इन दोनों ऊतकों में ये माना जाता है कि एक प्रकार के वैस्कुलर टिश्यू होते हैं जो भोज्य पदार्थों का और जल का संवहन पौधों के अंदर करते हैं। जाइलम की अगर हम लोग बात करें तो यह जड़ से पानी और खनिज को यानी मिनरल्स और वाटर को ये ऊपर तक लेकर आता है। वही अगर हम फ्लोएम के कार्य को देखें तो पत्तियों से बना जो भोजन होता है उसे संपूर्ण भाग में या पूरे भाग में पहुंचाने का काम फ्लोएम द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है जाइलम और फ्लोएम को लेकर।
अगर हम लोग आगे भी इनके क्वेश्चंस को देखें तो इनकी सेल को लेकर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जाइलम कितनी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वही फ्लोएम कितनी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये सारे प्रश्न भी एग्जाम में हम लोग देखेंगे, आगे आने वाले सेशन में इनके क्वेश्चन हम लोग रखने वाले हैं। तो हम लोग अगर देखें कि खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से स्थानांतरित किसके द्वारा होगा, तो आपको यहाँ पर फ्लोएम तो दे के रखा गया है, पर इस फ्लोएम के द्वारा किस रूप में भोज्य पदार्थों को स्टोरेज किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है। तो देखिए पौधों की अगर हम बात करें या फिर हम लोग संपूर्ण जानकारी प्लांट की बात करें, तो जो प्लांट होते हैं उनका जो मुख्य भोजन होता है वह ग्लूकोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है डियर स्टूडेंट? ग्लूकोज के रूप में। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। भोजन मुख्य रूप से ग्लूकोज के रूप में होता है। अगर हम लोग इनके संग्रहण की बात करें कि स्टोरेज किस रूप में करते हैं, तो बनाते हैं यह ग्लूकोज के फॉर्म में C6H12O6, C6H12O6। वही अगर हम लोग इनके संग्रहण की बात करें तो ये संग्रहण करते हैं स्टार्च के रूप में, स्टार्च यानी कि मंड के रूप में। वही अगर हम संवहन को देखें कि पौधे अपना जो भोजन होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लोएम के द्वारा कैसे ट्रांसफर करते हैं, तो इसका एक रूप हो जाता है जिसका नाम हो जाएगा सुक्रोज। काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है इस क्वेश्चन पर कि भोजन ग्लूकोज के रूप में बनेगा पौधों के अंदर। वही अगर हम लोग बात करते हैं कि पौधों के भागों में ये स्टोरेज किस रूप में होता है, तो स्टार्च या मंड के रूप में होता है। और अगर संवहन या फिर ट्रांसफर की बात करें तो सुक्रोज के रूप में इसका ये संवहन कर पाते हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन है और आता भी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि एज ए सुक्रोज ये ट्रांसफर करेंगे फूड मटेरियल का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। देखिए ये जानकारी सभी बच्चों को होती है कि खाद्य पदार्थों का जो संवहन है वो फ्लोएम के द्वारा होता है, पर इस प्रकार का कोई भी इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ जो ट्रांसफर होगा किसके रूप में होगा? सुक्रोज के रूप में होने वाला है। तो दोस्तों क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका सही जवाब हमने सुक्रोज देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में संचित करते हैं, आपको बताना है। चलिए अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है और इस क्वेश्चन का जो संबंध है ये उसी क्वेश्चन से है, आप लोगों को ध्यान से समझना है। बोला गया है कि अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में जो है संचित करते हैं, आपको बताना है। आपको एक टर्म यहाँ पर पढ़ना है ऑटोट्रोफ्स। और ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण करके या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम लोग स्वपोषी के नाम से जानते हैं। तो जितने भी स्वपोषी प्लांट होते हैं वो अपना जो फूड होगा वो किस रूप में संग्रहण करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि भोजन इनके अंदर ग्लूकोज के रूप में बनता है। वही अगर स्टोरेज की बात करते तो स्टार्च के रूप में होगा। तो यहाँ स्टोरेज एनर्जी ही पूछा है, तो स्टार्च यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, जिसे मंड के रूप में भी जाना जाता है। और अगर हमें यहाँ से ट्रांसफर करना है या फिर एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर हम लोगों को पहुंचाना है, तो ये संवहन किस रूप में करेंगे? तो अभी हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में ही पढ़ा है सुक्रोज के रूप में, कि भोज्य पदार्थ का जो संवहन होता है फ्लोएम के द्वारा वह सुक्रोज के रूप में होता है। सुक्रोज एक प्रकार की डाइसैकेराइड शर्करा मानी जाती है। सुक्रोज एक प्रकार की डाइसैकेराइड शर्करा मानी जाती है। अब ये जो सुक्रोज होता है किससे मिलकर बना होता है, तो आपको ध्यान देना है, यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज का निर्माण होता है। दोनों प्रकार की मोनोसैकेराइड शर्करा इसके अंदर अवेलेबल होती है। सही जवाब इस प्रश्न का हम लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को देख लिया है। तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आएंगे तो इन्हें नोट्स में आप अच्छे से लिख लें और इनके जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताते चल रहा हूं आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? ऑक्सीनोमीटर इज यूज्ड फॉर, ऑक्सीनोमीटर का नाम आप सभी ने सुन के रखा होगा। तो इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किसके हेतु किया जाता है? यहाँ पर बोला गया है टू मेजर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फिर इन मेजरिंग द ग्रोथ रेट, या फिर आपसे पूछा गया है इन मेजरिंग द रेट ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर मेजरिंग द रेट ऑफ एनर्जी लॉस। तो ये क्या होता है ऑक्सीनोमीटर? तो दोस्तों ऑक्सीनोमीटर के बारे में ध्यान रखना है। एक प्लांट हम लोगों ने लगाया और इस प्लांट की ग्रोथ कितनी हो रही, तो इस ग्रोथ को मापने के लिए हम लोग ऑक्सीनोमीटर नामक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए, यानी कि ग्रोथ रेट को मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है। वृद्धि दर मापना इसका एक प्रमुख कार्य हो जाता है। सही जवाब इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। वृद्धि कैसे मापी जाती है? वैसे एग्जाम में आता है कि एक गेनांग पोटोमीटर नामक एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और तुरंत मुझे इसका जवाब लिखना है। यह आप लोगों का होमवर्क रहने वाला है कि गेनांग पोटोमीटर से क्या मापा जाता है, आपको बताना है।
तो ऑक्सीनोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? मेजरिंग द ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट, कितना वृद्धि कर रहा है पौधा उसको मापने के लिए हम लोग ऑक्सीनोमीटर का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ऊतक के नख, खुर और सिंग बने होते हैं? आपको बताना है कि जो नेल, फूस और हॉर्न जो होते हैं वो किसके बने होते हैं। हमारे अंदर एक ऐसा अगर हम देखें कि कौन सा ऊतक होगा जिससे नेल और बाल और हमारे जो नॉर्मली जो जानवरों में सींग होते हैं, खुर होते हैं, वो बने होते हैं। तो नाखून और बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को इस अलग रूप से। तो डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो केराटिन होता है, केराटिन यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कि जो केराटिन प्रोटीन होता है या केराटिन जो ऊतक है, यही नख, खुर और सींग बनाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम में ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किस ऊतक से या फिर नाखून, बालों में, एग्जाम में आएगा नाखून और बालों में कौन सा विटामिन पाया, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो नाखून और बालों में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, ये इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जल और अल्कोहल के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय व्हाट? किस विधि के द्वारा मिश्रण और जो पदार्थ होते हैं, केमिस्ट्री का काफी शानदार चैप्टर है, उस चैप्टर से आया हुआ ये प्रश्न है। आपको बताना है कि जो सेपरेशन मेथड होती है, यानी कि मिश्रण को पृथक करने की विधियां, कोई भी मिश्रण है उसको हम लोग अलग कैसे करें, मिश्रण को अलग कैसे किया जाए। तो यहाँ जो मिक्सर देके रखा है आप लोगों को, वो देके रखा है पानी के साथ में अल्कोहल, दोनों लिक्विड स्टेज में। अब आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो वाटर होता है और अल्कोहल होता है, मान लीजिए अल्कोहल हम लोग OH ग्रुप या C2H5 OH यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, एथिल अल्कोहल मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तो आपको ध्यान से समझना है कि इस वाले एग्जांपल में जो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो डिफरेंट होता है, यानी कि दोनों के क्वथनांक में काफी ज्यादा अंतर होता है। और इन दोनों के क्वथनांक में अंतर होने के कारण हम इनमें जो विधि का इस्तेमाल करते हैं, उस विधि का नाम होता है डिस्टिलेशन मेथड, यानी कि आशवन विधि। अब इस विधि में होता क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले इन दोनों को हम क्या करेंगे, इनके बॉइलिंग पॉइंट पर गर्म करते हैं। यानी इस विधि के द्वारा ऐसे ही मिलियन को या सॉल्यूशन को अलग किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा अंतर होता है, यानी कि डिफरेंस होता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो पानी है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स होगा। वही अल्कोहल इससे कम तापमान पर उबल जाता है, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अलग अलग प्रकार के अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने जब गर्म किया करेंगे तो ये बहुत ही कम तापमान पर ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें स्टेज चेंजेस हो जाएगा। इसे हम लोग कलेक्शन कर लेते हैं, यानी कि इसका वाष्पीकरण हो जाएगा, और इसे हम लोग इकट्ठा करके फिर से ठंडा करके कंडेंसेट करवा के, यानी संघनन की प्रक्रिया के द्वारा फिर से हम इसे अलग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक द्रव के अंदर से अगर दो द्रवों का मिश्रण है तो वहां से एक द्रव को हम लोग पृथक आराम से कर सकते हैं। तो इस विधि का नाम क्या होगा, इस विधि का नाम होगा आसवन विधि, यानी कि डिस्टिलेशन मेथड इसको हम लोग कहते हैं। कई बार आसवन विधि एग्जाम में पूछी जाती है कि आसवन विधि में किन दो द्रवों को अलग किया जाता है, तो आपको लिख लेना है जिन दो द्रवों में क्वथनांकों में अंतर होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला है वो जल्दी बॉइल होकर वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उससे वहां हम कंडेंसेट के प्रोसेस के थ्रू हम क्या करवा लेंगे, उससे फिर से हम लिक्विड में प्राप्त कर देंगे। तो क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है? तो बिल्कुल समझ में आई होगी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या होने वाला है, सही जवाब होने वाला है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने देख लिया, आसवन विधि, जो काफी शानदार है और हमेशा पूछी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर बोला गया सही कथन का चयन कीजिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला ऑप्शन हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। मिक्सर के बारे में यहाँ पर यह टॉपिक दिया गया है कि मिश्रण क्या समांगी होते हैं। तो दोस्तों सही कथन अपने को बताना है, तो क्या होमोजेनस मिक्सर होगा, मिक्सर और होमोजेनस। तो होमोजेनस का मतलब है कि क्या किसी ग्लास के अंदर अगर कोई लिक्विड भरा हुआ है तो उसके संपूर्ण बिंदु पर, यानी कि हर एक पॉइंट पर क्या जो रेशियो होता है मिश्रण का वो एक जैसा होता है? तो नहीं। अगर आपने किसी भी सॉल्यूशन को बनाया तो मिश्रण जो होते हैं वो होमोजेनस नहीं होते, बल्कि वो हेटेरोजेनस होंगे, यानी कि विषमांगी मिश्रण के प्रकार के काम करेंगे। आपको इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान से रखना है। आगे यहाँ पर देख के रखा है कि एक मिश्रण में, यहाँ हमारा पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, एक मिश्रण में घटक नियत अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों क्या ये क्वालिटी मिश्रण की होगी? तो नहीं, ये यौगिक की होती है।
यौगिक अगर आप लोग पानी में देखोगे तो पानी में अगर हम लोग देखें तो एक निश्चित अनुपात के अंदर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। और कभी भी अगर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर बना तो वह पानी का निर्माण करेगा, पर मिश्रण में इस प्रकार का कोई भी अनुपात निश्चित नहीं होता है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि मिश्रण एक अनिश्चित तत्वों का एक मिश्रण होगा। आगे हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। किसी मिश्रण के घटकों को यानी कि द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर कैन नॉट बी सेपरेटेड। क्या किसी मिश्रण के घटकों को अलग नहीं किया जा सकता? एग्जाम में यहाँ पर बोला है कि किसी मिश्रण के घटकों को पृथक नहीं किया जा सकता, इन्हें इजीली किया जा सकता है। अगर हम लोगों ने गाढ़ा एक मिश्रण बनाया, जैसे किसी भी प्रकार का कोई मिश्रण है जिसके अंदर हम लोगों ने कई प्रकार के तत्वों को मिलाया, उन्हें हम लोग यौगिक मिश्रण होने के बाद में उनको सेपरेट हम लोग इजीली कर सकते हैं। पर जब किसी से यौगिक बना है तो यौगिक से उन तत्वों के गुण छिप जाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ समझिएगा कि जो हाइड्रोजन होता है वो खुद में एक ज्वलनशील गैस होती है। हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस होती है और वही ऑक्सीजन जलाने में सहायक गैस होती है। इन दोनों का अपना अपना नेचर होता है। पर जैसे ही इन्होंने मिलकर क्या किया, पानी का निर्माण किया, तो इस पानी में तीसरा एक नया गुण उत्पन्न हो जाता है और ये नया गुण होगा आग बुझाने का। देखिए जो पानी बना है वह एक फ्लेमेबल गैस और जो जलाने में सहायक गैस जो हेल्प करती है उससे मिलकर बना हुआ है। पर पानी में एक नया गुण उत्पन्न हो गया। इसका मतलब यह है कि यौगिकों में जिन तत्वों से वो मिलकर बने होते हैं वो गुण छुप जाते हैं और तीसरा एक नया गुण पैदा होता है, इसलिए इन्हें हम लोग यौगिक कहते हैं। पर मिश्रण में ऐसा नहीं होता डियर। मिश्रण में क्या होगा कि जिनसे वो मिश्रण बना होता है उसके गुण हमेशा हमेशा उसके अंदर क्या रहेंगे, प्रेजेंट होंगे। तो आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सही जवाब इसका देखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास बचता है यहाँ पर। तो एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान ही होते हैं और ये बिल्कुल सही है। यौगिक में घटकों के समान नहीं होंगे, पर मिश्रण में ऐसा होगा कि यहाँ घटकों के समान ही गुण होंगे। काफी शानदार प्रश्न था, एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है और पूछा जा चुका है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है जो रेलवे में पूछा जा चुका है आपसे कि किसी द्रव की तुलना में कोई ठोस अपना आकार सरलता से नहीं बदल सकता, क्योंकि आप लोगों ने लिक्विड और अगर हम लोग सॉलिड की बात करें तो दोनों का अगर कंपोजिशन देखें तो लिक्विड में अगर आयनों की बात करें या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें एटम्स की, तो इस प्रकार से एटम्स का अरेंजमेंट होता है। यानी इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स होता है दो एटम्स के बीच का वो थोड़ा कम होता है। और अगर हम इसी ठोस को देख लें तो ठोस में बहुत ही टाइटली पैक्ड आपको मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं, एटम्स देखने को मिलते हैं। और इसकी वजह होती है कि इन अणुओं के बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है अंतराणुक बल, यह अंतराणुक बल का मान सर्वाधिक पाया जाता है और वही द्रव में थोड़ा कम पाया जाता है। तो यहाँ हम लोग कारण को देख लेते हैं। नंबर 1 ऑप्शन दिया है, ठोस में अंतराणु जो पृथक्करण वृहत होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, ठोस में अंतराणु पृथक्करण वृहत होता है। दूसरा ऑप्शन देके रखा है यानी कि इंटरमोलिकुलर सेपरेशन इज लार्ज इन सॉलिड। सेकंड ऑप्शन देके रखा है कि ठोस का अणु का आकार अधिक बड़ा होगा। देखिए अणुओं का आकार बड़ा होने और छोटा होने से किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला देके रखा है, ठोस का घनत्व उच्चतर होता है। आपको बताना सॉलिड हैज हायर डेंसिटी, और यहाँ दिया गया ठोस में अंतराणु बल प्रबल होता है। देखिए मैंने आपसे कहा है कि ये जो अणुओं का बल होता है ये जो अणुओं का बल होता है इसी के ऊपर डिपेंडेंसी होती है कि इन्हें हम सरलता से किसी आकार में नहीं बदल सकते। इसका प्रमुख कारण है कि इन अणुओं के बीच में जो अंतराणु बल होता है इसका मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। अंतराणु बल का मान क्या होगा, सर्वाधिक होगा, और सर्वाधिक होने की वजह से ही ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारे लिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। आप डी पर इसको कलेक्ट कीजिएगा, करेक्ट कीजिएगा, यहाँ ऑप्शन डी होगा। यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्गर इन सॉलिड, ये बहुत ही जरूरी बात है। इसलिए हम इनको आकार में ढाल नहीं सकते, ये निश्चित आकार के होते हैं और निश्चित आयतन के भी होते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में परेशान करते हैं हम सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस यानी कि जिसमें हम लोग ए से बी तो बना सकते हैं, ए प्लस बी से मिलकर ए बी को तो हम बना सकते हैं, पर ये ए बी पुनः ए और बी में कन्वर्ट नहीं होता। यानी अभिकारकों से उत्पाद बनेगा परंतु ये जो उत्पाद है पुनः अभिकारकों में कन्वर्ट नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान से समझना है। तो क्या रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो पहला देखिए रखा है यहाँ पर
सब्लिमेशन। क्या सब्लिमेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है? तो एक भौतिक परिवर्तन माना जाता है सब्लिमेशन। एक भौतिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। कपूर को अगर हम सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट करेंगे, उसी गैसेस को आप गीले कॉटन के अंदर कलेक्ट करके फिर से उस कपूर का निर्माण कर सकते हो। तो यह एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगी और फिजिकल चेंजेस में ऐसा ही होता है। अगर यहाँ पर देखे रखा क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टल का बदलना, यानी कि अगर हम लोग देखें क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया, यह भी एक प्रकार की भौतिक परिवर्तन होगी। और नीचे देखे रखा है यहाँ पर डिस्टिलेशन, आसवन विधि। तो इस आसवन विधि के अंदर भी हम लोग अगर देखें तो वाष्पीकरण होगा, कोई भी जो लिक्विड होता है वो वेपर में कन्वर्ट होगा और वेपर फिर से संघनन के प्रक्रिया के द्वारा क्या बदल सकता है, वाटर में बदल सकता है। तो हमारे पास एक ऑप्शन देके रखा है यहाँ पर निष्क्रियकरण। और ये निष्क्रियकरण क्या होता है, इसको आप ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा। निष्क्रियकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन, यानी जब हम किसी अम्ल को क्षार के साथ मिलाते हैं तो यहाँ लवण और पानी का निर्माण होता है, सॉल्ट प्लस पानी का निर्माण होता है। चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैंने अम्ल के रूप में यहाँ पर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और क्षार के रूप में हमने NaOH लिया। तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और ये जो Na है ये Cl के साथ जुड़कर एक लवण का निर्माण करेगा, NaCl साधारण नमक, और साथ में यहाँ पर पानी का निर्माण हो जाता है। तो जिस प्रकार आपको यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिल रही है, अब इनसे हम दोबारा जो HCl और NaOH नहीं बना पाएंगे क्योंकि लवण और पानी बन जाता है। तो जो रासायनिक परिवर्तन होगा वो कौन होगा, न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना, ये पूछे जा चुके क्वेश्चन है क्योंकि हम जो श्रृंखला पढ़ रहे हैं उसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी, किनमें कथनों में से कौन सा कथन सत्य होगा, आपको बताना है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट को जल्दी से चुनिए। यहाँ पर बोला गया कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। यहाँ एक बात रोंग देके रखिए, मिश्रण होता है। पानी मिश्रण नहीं होता है बल्कि पानी एक यौगिक होता है, क्योंकि पानी के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन होता है वो एक फिक्स रेशियो में होता है, यानी एक निश्चित अनुपात में, या होमोजेनस मिक्सचर हम लोग इसको बोल सकते हैं। अगला यहाँ पर देखे रखा है, देखिए आप लोगों को इतना जल्दी एक्साइट नहीं होना है कि जैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखे आपको आंसर टिक लगा देना है। नहीं, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि पानी एक मिक्सर नहीं बल्कि एक कंपाउंड है। अगर यहाँ मिश्रण की बजाय यौगिक दिया जाता तो आपके लिए सही जवाब होता। अगला देख लेते हैं, पानी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन तो पानी में होता ही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। पानी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक होता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक होता है, तो यहाँ मिश्रण और यौगिक से हमारा आंसर जो है मिसमैच हो गया। और यहाँ डी ऑप्शन दिया गया, वाटर इज अ बेसिक एलिमेंट। तो वाटर एक एलिमेंट नहीं है बल्कि ये दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है, और ये दो एलिमेंट कौन होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका रेशियो होता है 2:1। एक निश्चित अनुपात में मिलाकर तत्वों को अगर मिलाया जाए तो एक यौगिक का निर्माण होता है। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छे से आप लोगों को इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग मूव करेंगे। 11 क्वेश्चन है, फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा? और ग्रुप डी और एनटीपीसी सभी एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटा क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटा जो होगा ये ऊर्जा की इकाई होती है। ऊर्जा की इकाई होती है, क्योंकि ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है शक्ति गुना समय, पावर इनटू टाइम। यानी जो एनर्जी का फॉर्मूला होगा पावर इनटू टाइम। आप लोगों को ध्यान से समझना, अगर मुझे एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है तो P इंटू टी करता हूं मैं, यानी कि पावर इनटू टाइम। अब आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि जो किलोवाट, वॉट, मेगावाट ये सभी शक्ति के मात्रक होते हैं, और जो यहाँ अगर हम देखें घंटा या मिनट ये सभी समय के मात्रक होते हैं। तो हम लोगों ने जब इन दोनों को मिला दिया तो ऊर्जा ही तो बनेगा। और हम लोग देखते हैं 1 किलोवाट घंटा होता क्या है। तो डियर, हमारे घर में जो मीटर लगे होते हैं बिजली के, इनमें 1 यूनिट का बनना, इतनी ऊर्जा यानी कि 1 यूनिट बिजली का बनना, इसका मतलब होगा 1 किलोवाट घंटा हम लोगों ने ऊर्जा की खपत की। यानी इसका मतलब होता है 1 यूनिट या 1 इकाई। और इसका वैल्यू कितना होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा? तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ध्यान से समझना इस प्रश्नों को, काफी बार ये एग्जाम में आ चुका है और बच्चों को परेशान कर चुका है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इसका सही जवाब होने वाला है।
दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 वॉट घंटा किसके बराबर है, 1 वॉट सेकंड, सबसे पहले 1 वॉट सेकंड पूछा जाएगा, तो 1 वॉट सेकंड 1 जूल के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखना है। और 1 वॉट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 वॉट घंटा 3600 जूल के बराबर होता है, यह भी आप लोगों को अपने नोट्स में लिख लेना है। ये तीनों यूनिट एग्जाम्स में पूछी जाती है। 1 वॉट घंटा 3600 जूल, 1 वॉट सेकंड 1 जूल, और 1 किलोवाट घंटा होगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर। यहां से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है एग्जाम में, इसलिए आपको ध्यान पूर्वक इन्हें पढ़ लेना है। सही जवाब हम लोग देख लेते हैं, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, -6 नहीं होगा डियर, 6 होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न हैं जो एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वेक्टर राशि है। वेक्टर राशि का मतलब हो जाता है सदिश राशि, और स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। सदिश राशि आपको बताना है दिशा और सदिश। देखिए 2 प्रकार की राशियां होती है, एक होती है अदिश राशि जिन्हें हम लोग स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, और एक होती है सदिश राशि जिन्हें हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। ये दोनों क्या होती है इनको हम लोग समझ लेते हैं। सदिश राशियां, अदिश राशियां जिनमें ये नॉन डायरेक्शनल होती है, इनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, परंतु परिमाण आवश्यक होता है। परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, ये आवश्यक होता है। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम लोग सदिश राशि के नाम से, परिणाम नहीं है परिमाण है। मैग्नीट्यूड जो एक न्यूमेरिकल डाटा होता है, एक संख्यात्मक मान होता है किसी भी नंबर का, किसी भी राशि का। तो आपको बताना है अदिश राशियों में आपने सभी जितने भी 7 मूल मात्रक पढ़े हैं, फंडामेंटल यूनिट पढ़े हैं, उन सभी को हम लोग कहाँ रखेंगे, अदिश राशियों के अंतर्गत रखते हैं। और इनके अलावा कई प्रकार की राशियां होती है जो इनके अंतर्गत आ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो बल होगा ये एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। यहाँ पर चाल, ऊर्जा और तापमान ये तीनों अदिश राशियां मानी जाती है, ये तीनों अदिश राशियां मानी जाती है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को याद रखना है कि अगर सदिश राशियों की पहचान करना हो तो व और ब उन नामों में आप देख लीजिएगा, पर ये व और ब का कॉन्सेप्ट सदिश अदिश जो जितने भी मूल मात्रक है उनको छोड़कर लगाया जाएगा। जैसे आप लोगों को यहाँ पर भी आंसर आराम से पहचान आ जाता कि जिसमें व और ब हो वह सदिश राशि होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए। पर आपको इसके एक्सेप्शन भी है, इसके अपवाद भी है जो आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो आप सभी पूरी तरीके से इस पर डिपेंड ना रहे, आपको ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा वेक्टर में बल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 क्वेश्चन, इनमें से कौन एक अदिश राशि। देखिए एक और बैक टू बैक क्वेश्चन दिया है, स्केलर क्वांटिटी यहाँ पर बताना है आपको, अदिश राशि जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती पर परिमाण आवश्यक होता है। तो दोस्तों इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर पहला ऑप्शन देके रखा है मोमेंटम यानी कि संवेग। संवेग कैसी राशि है, तो संवेग होता क्या है, P = m × v यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। वेग की बात करें तो मीटर पर सेकंड, यहाँ पर देखेंगे संवेग, कोणीय वेग, संवेग और द्रव्यमान। तो आपको बताना है अदिश राशि यहाँ पर कौन होगी। देखिए संवेग और वेग और कोणीय वेग, अगर व और ब का कॉन्सेप्ट भी यूज करोगे तो यहाँ भी आ रहा है, परंतु आपको ध्यान रखना है द्रव्यमान में व तो आ रहा है, पर यह द्रव्यमान 7 मूल मात्रकों में शामिल होता है, एक फंडामेंटल यूनिट है। और सभी फंडामेंटल यूनिट क्या होगी, अदिश राशि ही तो होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। तो अदिश राशि को पहचानने का एक सबसे बेस्ट ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है, व और ब कॉन्सेप्ट। क्लियर है डियर। तो जिनमें व और ब आपको देखने को मिले वो सदिश होगी, और सारी की सारी फंडामेंटल यूनिट क्या होगी, अदिश होगी। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मास। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ रुक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच जो ऊतक बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है यानी कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में अगर हम लोग देखें तो एक लेयर होती है, चाहे इसको हम लोग मस्कुलर टिश्यू बोलेंगे, मांसल, फैट, या फिर एपिथेलियल या तंत्रिका। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपको यहाँ पर एक ऊतक पढ़ना होगा और इस ऊतक का नाम है एडिपोज टिश्यू, यानी जिसे हम लोग वसी ऊतक के नाम से जानते हैं, वसी ऊतक। हमारे शरीर में त्वचा के नीचे और जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं उनके बीच में एक बहुत ही प्रोटेक्टिंग लेयर पाई जाती है, वसा की एक मोटी परत पाई जाती है, जिसे हम लोग एडिपोज टिश्यू के नाम से जानते हैं, वसी ऊतक। ये ऊतक जो होती है हमारे अंदर उष्मा की होने वाली हानि, यानी कि यह परत हमारे लिए उष्मा रोधी की तरह कार्य करती है, उष्मा रोधी की तरह कार्य करती है,
आपको बताना है कि यह हीट को प्रिवेंट करने का, यानी शरीर की ऊर्जा उष्मा को शरीर में और बाहर की उष्मा को बाहर ही रखने का कार्य करती है। वही यह हमारे शरीर के अंदर होने वाले संक्रमण को, कि जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, संक्रमण होते हैं जो त्वचा में होते हैं, उन्हें शरीर के आंतरिक भागों में पहुंचने से ये रोकती है। तो इसका काफी ज्यादा वर्क होता है हमारे शरीर में और एक प्रकार की प्रोटेक्टिंग लेयर भी ये मानी जाती है। तो क्या आपको समझ में आ गया? तो ये जो परत होगी ये फैटी टिश्यू होगा, यानी कि वसा की मोटी परत ये मानी जाती है, जिसे हम लोग वसी ऊतक या एडिपोस टिश्यू के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? देखिए सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी कई बार इस क्वेश्चन को टारगेट कर चुका है और जितनी भी एग्जाम्स होती है इन सभी में ये काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। अगर हम लोग हस्क ऑफ नारियल देखें या कोकोनट बार्क देखें, तो उसकी जो छाल होती है, ऊपरी छाल जिसको हम लोग निकाल देते हैं, जिसको प्रोटेक्शन करती है, वह किस ऊतक से बनी होती है? तो पादपों में दो प्रकार के ऊतक होते हैं। नंबर 1 पर होता है विभोज्य ऊतक, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नंबर 1 टिश्यू। और ये प्लांट टिश्यू का ही क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, एनिमल में नहीं पाए जाते। और सेकंड होता है परमानेंट टिश्यू, यानी इसे हम लोग कहते हैं स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। अब दोस्तों ये जो स्थायी ऊतक होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एसपीटी, एसपीटी यानी कि इसको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहेंगे, सरल स्थायी ऊतक आपको लिख लेना है। और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि सीपीटी। अब ये जो एसपीटी होते हैं अगेन 3 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 पर आ जाता है यहाँ पर पैरेन्काइमा, नंबर 1 पर आ जाता है पैरेन्काइमा, जिसे हम लोग मृदु ऊतक के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 आ जाता है यहाँ पर कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा आपको लिख लेना है अगर राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही है तो। और नंबर 3 पर आ जाता है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये 3 प्रकार के सरल स्थायी ऊतक होते हैं हमारे प्लांट्स के अंदर। अब आपको इनका वर्क देखना है, तो दोस्तों ध्यान रखना है, प्लांट जिस प्रकार हमारे अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो ऊतक होता है वह संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक उसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि सभी पौधों में जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऊतक होता है वह होता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ऊतक सर्वाधिक पाया जाने वाला ऊतक माना जाता है। कोलेनकाइमा की बात करें तो यह प्लांट में लचीलापन देने का कार्य करता है। इसे हम आगे के सेशन में और भी डिटेल पढ़ेंगे, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें पैक्टिन पाया जाता है, इनकी सेल किनारों पर मोटी होती है। तो कोलेनकाइमा लचीलापन, पौधे लचीलापन जो फ्लेक्सिबिलिटी पौधों के अंदर है हर एक भाग में, वह किस ऊतक के कारण है? कोलेनकाइमा की वजह से। और एक अंतिम ऊतक जो मृत ऊतक होता है, डेड सेल से मिलकर बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा। यह सभी फूल, फल, सब्जियों और इन सभी के जो बाहरी छिलके होते हैं, जैसे केले में आपने जो छिलके को फेंक देते हैं आप, वह केले का जो छिलका होता है वह किसका बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा का। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, जितने भी फ्रूट्स है उनका बाहरी, जैसे सेब में हम लोग पपीता खाते हैं, बाहर का छिलका फेंक देते हैं, तो बाहर का जो छिलका वो एक प्रोटेक्टिंग लेयर है जो अंदर वाले भाग को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। और ऐसे सभी भाग किसके बने होते हैं? एक दृढ़ ऊतक के, जिसका नाम है स्क्लेरेनकाइमा। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये नारियल का जो बाहरी भाग है यह भी तो हार्ड होता है, और यह जो भ्रूणपोष होता है अंदर एम्ब्रियो से, उसकी रक्षा करता है। तो सही जवाब हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको हमेशा संभल कर रहना है, यह प्रश्न एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है और इस प्रकार के सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आते ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, कौन एक जटिल स्थायी ऊतक है? मैंने अभी आपको दो टाइप में डिवाइड किया था ऊतक को, एक एसपीटी सिंपल परमानेंट टिश्यू जो स्थायी ऊतक होते हैं वह, और एक होता है सीपीटी यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ जटिल स्थायी ऊतक में आपको ध्यान रखना है कि दो प्रकार के ऊतक हम लोग लेते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। और अभी मैंने इसको 3 भागों में बांटा था, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो आपको ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम इन दोनों का नंबर आता है। तो हम लोग देखेंगे कौन जटिल स्थायी ऊतक है, तो जाइलम इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये जो 3 ऊतक देके रखे, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों क्या है? ये तीनों है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एसपीटी का ही एक रूप है, ध्यान रखना है, ये स्थायी ऊतकों के अंतर्गत आ जाता है। प्लांट टिश्यू बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, रेलवे के लिए पूछा जाता है। तो आने वाले सेशन में इसके बहुत ही अच्छे और शानदार प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। सही जवाब हम लोगों ने इसका देख लिया है, ऑप्शन नंबर डी। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है?
कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन टेक प्लेस इन द लिवर बट इट इज स्टोर इन, कहाँ ये स्टोर होगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम तो लिवर में होता है और इसका जो स्टोरेज होता है वह भी हमारे लिवर में होता है, परंतु केवल लिवर नहीं होगा। यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं लिवर, तिल्ली यानी स्प्लीन और यकृत और पेशिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि हमारे अंदर जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम होता है वो लिवर ने किया और इसको स्टोरेज के लिए लिवर खुद भी स्टोरेज करेगा और साथ में जो हमारी मांसपेशियां होती है उसके अंदर भी ये स्टोरेज होता है। खाने का स्टोरेज हमारे अंदर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। तो दोस्तों इस सेशन का हम लोगों ने 17 क्वेश्चन देखा जिसका जवाब मैंने आपको दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से हम लोग फोकस कर लेते हैं। सी इसका सही जवाब हो जाएगा मांसपेशी और लिवर। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोला गया है पित्त का मुख्य कार्य क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ बाइल जूस इज। बाइल क्या होता है पित्तरस? डियर स्टूडेंट आपको बता दूं कि हमारे शरीर के अंदर जो सबसे बड़ी ग्रंथि है लिवर, इस लिवर के द्वारा एक, आपको ध्यान रखना है, एक हल्का हरा पीला जो लिक्विड जिसका नाम है पित्त, पित्त रस, जिसका पीएच वैल्यू होता है 7.7। यह एक क्षारीय प्रकृति का लिक्विड होता है, हरा पीला इसका कलर होता है। आपको बताना है यह इसका मुख्य कार्य क्या है। तो यह हमारे भोजन के एक तो अम्लीय प्रभाव को कम करता है और अगर हमारे अंदर फैट है तो उस फैट का इमल्सिफिकेशन यानी कि जो इमल्सीकरण का काम है वह भी यही करेगा। यानी कि अगर हम लोग देखें तो वसीकरण या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं इमल्सीकरण भी यह करता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसके ऑप्शन को कि पित्त क्या करेगा? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन। तो वसा का तो एंजाइम द्वारा पाचन यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग स्टेटमेंट है। उत्सर्जित पदार्थों का निवारण, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण या पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। देखिए ऐसे वर्ड आप लोगों को देखना है किसी भी ऑप्शन में कि इमल्सन यानी इमल्सिफिकेशन, मैंने आपको इसके पहले ही बता दिया था कि जो इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस है या वसीकरण की प्रक्रिया है, पाइसीकरण की प्रक्रिया है, इसे हम लोग हिंदी वाले बच्चे पाइसीकरण के नाम से भी जानते हैं। आपको ध्यान से समझना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कई बार ऐसे स्टूडेंट जो केवल पित्त का कार्य देखेंगे, वसा का उन्होंने पढ़ा होता है कि वसा का यह पाचन करता है, पर ये नहीं जानते कि ये एंजाइम के द्वारा नहीं होता है डियर, है ना। तो हमें ध्यान रखना है पित्तरस जिसका निर्माण खुद यकृत करता है। अच्छा इसका संग्रहण कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय एक थैले जैसी संरचना होती है लिवर के पास जिसमें पित्तरस स्टोर होता है। इसका पीएच वैल्यू मैंने आपको 7.7 भी बता दिया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, रेनिन का स्त्रावण करने वाला अंग कौन है? द ऑर्गन दैट सेक्रेटेड रेनिन। अब रेनिन क्या है? तो रेनिन एक प्रकार का एंजाइम है। अगर हम लोग रेनिन और पेप्सिन की बात करें, एक रेनिन है और एक पेप्सिन है, ये दोनों एंजाइम हमारे अंदर कहाँ से निकलते हैं? तो ये हमारे अंदर आमाशय से निकलते हैं, स्टोमक के अंदर से निकलते हैं। ये ध्यान रखना है, स्टोमक की सेल से निकलने वाले दोनों एंजाइम होते हैं। अब इसका जो अगर हम काम देखें तो ये रेनिन क्या करता है डियर, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये दूध की केसिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है। और किसमें पचाने का काम करेगा? कैल्शियम पैरा कैसिनेट के अंदर। कैल्शियम पैरा कैसिनेट के अंदर यह रेनिन प्रोटीन को क्या करेगा? ये रेनिन प्रोटीन जो है दूध की केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट करेगा। वही अगर हम पेप्सिन की बात करें तो ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। एंजाइम को लेकर हर बार एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। देखिए ह्यूमन बॉडी के भी क्वेश्चन आने लगे हैं तो आपको ध्यान से समझना है। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आपसे। सही जवाब इसका हम लोग देख लेते हैं। कहां से निकलता है इतना आपसे पूछा गया था, तो स्टोमक इसका सही जवाब है। मैंने इनके फंक्शन भी आप लोगों को समझा दिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण यानी कि डिग्रेडेशन होता है? देखिए फाइनली जो जितने भी प्रोटीन हम लोग खाते हैं ये प्रोटीन फाइनली कहाँ जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं? अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कुल 20 प्रकार के ऐसे अमीनो एसिड बनते हैं जो हमारे अंदर बहुत ही आवश्यक होते हैं। कुछ को हम खाने के जरिए लेते हैं और कुछ हमारे अंदर बॉडी में नेचुरली बनते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है प्रोटीन निर्माण में यकृत का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे शरीर के अंदर। तो ये जो प्रोटीन फाइनली जाकर पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स और इनमें कन्वर्ट होने के बाद में फाइनली एमिनो एसिड में बदलेगा। जो सबसे छोटी इकाई प्रोटीन की मानी जाती है यह होता है छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन।
और इसका मैं एंजाइम भी आपको बता देता हूँ कि कौन सा एंजाइम बदलता है, तो ये नाम है इसका इरेप्सिन। अभी मैंने आपको रेनिन ट्रिप्सिन के बारे में जानकारी दी और इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको इरेप्सिन के बारे में भी समझा दिया है। यह छोटी आंत से निकलने वाला एक एंजाइम है जो क्या करेगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आहार नाल के एक भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। 21 क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ठोस में, देखिए आपसे ये नहीं पूछा गया ठोस सीधे गैस में, ऊर्ध्वपातन पर आप नहीं जाओगे। ऊर्ध्वपातन कल के सेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था, सब्लिमेशन, कपूर, नेफ्थलीन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, ये सभी नाम सब्लिमेशन के हैं जिसमें ठोस गैस में बदल रहा है। पर यहाँ का क्वेश्चन है कि गैस सीधा ठोस में बदलना, कि जब कोई भी गैसेस मीडियम है वह ठोस मीडियम में चेंज हो रहा है, और इस प्रक्रिया को हम डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण के नाम से जानते हैं, डिपोजिशन। चलिए यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं डिपोजिशन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दे के रखा है डिपोजिशन। तो डिपोजिशन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोनों प्रक्रियाएं आपको पता चल गई है कि अगर ठोस गैस में बदल रहा है तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन होगा, और वही अगर कोई गैस सीधा ठोस में बदले तो उसे हम लोग कहेंगे निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन। ये सारे के सारे जो स्टेज चेंजेस होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 22, पदार्थ की उन अवस्थाओं में एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है, आपको बताना है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है आपके सामने। पदार्थ की 3 अवस्थाएं नेचुरली आपको पता है, ठोस, द्रव और गैस। पर यहाँ पूछा गया उन अवस्थाओं में एक जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान पर ठंडा करके प्राप्त होती है। तो यानी ठंडे जो गैसेस होती है उनको कम तापमान पर गर्म करके। तो दोस्तों ध्यान रखना है, पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है, 3 अवस्थाएं आप लोगों को पता है, पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम हो जाता है प्लाज्मा। यह प्लाज्मा जहां नाभिकीय संलयन यानी कि सूर्य में और सभी तारों में, सूर्य और सभी तारों में देखने को मिलती है प्लाज्मा अवस्था, जो उनमें न्यूक्लियर फ्यूजन की अवस्था चलती है, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वह मिलकर हीलियम मॉलिक्यूल का निर्माण करता है लगातार, और वहां से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सभी गर्म वस्तुओं में आपको देखना है प्लाज्मा अवस्था। अब हमारे पास एक और अवस्था आती है, ये है पदार्थ की पांचवी अवस्था, और इस पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम है बोस आइंस्टाइन या बीईसी, इसको हम लोग बोल सकते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और ये कहाँ मिलती है, यह बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान पर गर्म कर ठंडा करने पर प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना है, रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो डियर काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि चौथी अवस्था प्लाज्मा होगी और पांचवी अवस्था बीईसी, इसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्वेश्चन 23, दोस्तों अगर सेशन लाइक नहीं किया है तो लाइक प्लीज कर दीजिए, क्योंकि काफी मेहनत आप लोगों के लिए यहाँ पर हो रही है, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सारे प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए इतना तो बनता ही है, ज्यादा से ज्यादा आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। शेयरिंग अभी आप कम कर रहे हैं, और आप लाइक, जैसे ही आप लोगों को ये वीडियोस नजर आता है आपको लाइक करना है। आपका लाइक हमारे लिए काफी बड़ा मोटिवेशन होता है। दोस्तों हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। स्टेटमेंट आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ठोस पदार्थ का आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, तो यह बात तो बिल्कुल गलत होगी। तो जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं वो तो निश्चित आकार के होते हैं, तो हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, सही बात है। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, सही है। और ठोस पदार्थ लगभग असंपीडनीय होते हैं, यानी कि नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। गैसों को कंप्रेस किया जा सकता है प्रेशराइज करके, और ठोसों को कंप्रेस नहीं किया जा सकता हम लोग कहेंगे ये इनकंप्रेसिबल होते हैं। सही स्टेटमेंट इसका सॉलिड हैव इनडिफिनिट शेप्स, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आकार और आयतन दोनों सॉलिड में निश्चित पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है आपको बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंजेस, आपको बताना है। तो बटर टर्निंग सोर्स यानी मक्खन का खट्टा होना है रासायनिक परिवर्तन, और अगर यह मक्खन खट्टा हो जाता है तो उसके बाद मक्खन हम नहीं बना सकते। तो यहाँ हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, पर हमने कहा है कि एक आदत डालिए, आपको चारों ऑप्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है।
तो यहाँ CO2 से सूखी बर्फ बनाना, तो यह केमिकल चेंजेस नहीं होगा। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना और लोहे का चुंबकीकरण यानी कि मैग्नेटिज्म ऑफ आयरन, तो सही जवाब हमारा हो जाएगा बटर टर्निंग सोर्स, या दूध का दही में बदलना या मक्खन का खट्टा होना। तो दोस्तों आज के सेशन का अंतिम प्रश्न हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। 25 की श्रृंखला का आज पार्ट 3 हम लोगों ने बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ में खत्म किया है। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं है। तो व्युत्पन्न परिमाण का मतलब होगा, देखिए अगर हम लोग मात्रकों की बात करें यानी कि यूनिट्स की बात करें, तो आप इस बात को समझ लीजिएगा, ये यूनिट 3 प्रकार की हुआ करती है। नंबर 1 पर हम लोग देखते हैं कि ये होते हैं मूल मात्रक, यानी इन्हें हम लोग फंडामेंटल यूनिट के नाम से जानते हैं और इनकी संख्या होती है 7, आपको ध्यान रखना है। अगले होते हैं जिन्हें हम लोग सहायक मात्रक के नाम से भी जानते हैं, सहायक मात्रक के नाम से भी जानते हैं और इनकी संख्या होती है मात्र 2, है ना, एंगल और क्यूबिक एंगल। और अगले होते हैं डिराइव्ड यूनिट, यानी कि इनको हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, और ये व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट इसलिए है क्योंकि इनका जो निर्माण है इन्हीं से किया जाता है, जो मूल मात्रक होते हैं इन्हीं से इनका निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये बताना है केवल यहाँ पर कि अगर हम लोग यहाँ पर देख लें तो कौन नहीं होगा, तो जो डेंसिटी होता है द्रव्यमान होता है, आयतन है, और एक यहाँ पर गति देके रखा होगा, मूवमेंट यानी कि गति, आयतन यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। तो आपको बताना है, तो जो द्रव्यमान होता है यह तो मूल मात्रक होता है जिसका SI यूनिट केजी होगा। इसके अलावा घनत्व, आयतन और जो मूवमेंट या गति है, वेग है, गति है, चाल है, ये सभी जो होंगे डिराइव्ड यूनिट होते हैं, पर द्रव्यमान एक मूल मात्रक के अंतर्गत आ जाता है। आपको मूल मात्रकों का नाम पता होगा, जैसे नंबर 1 पर आ जाता है लंबाई, लेंथ, नंबर 1 पर लंबाई, नंबर 2 पर आपको लिखना है समय, समय का सेकंड होता है, लंबाई का मीटर होता है। नंबर 3 पर आप लोगों को लिखना है तापमान, तापमान। अगला आपको लिखना है द्रव्यमान यानी मास, मास भी एक प्रकार का, अगर हम 7 फंडामेंटल यूनिट को देखें। नंबर 5 पर आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इसका होता है एम्पियर। और अगला हो जाता है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और एक और हो जाता है नंबर 7 पर, जो ध्यान रखना है, ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ज्योति तीव्रता, जिसका SI यूनिट हो जाता है कैंडेला। चलिए एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ, सभी के SI यूनिट को ध्यान से पढ़ना है। लंबाई का होता है मीटर, समय यानी टाइम का होता है सेकेंड, तापमान केल्विन, द्रव्यमान किलोग्राम, विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ की मात्रा यह हो जाएगा मोल, और ज्योति तीव्रता का हो जाता है कैंडेला। तो ये सभी 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं जिनसे पूछा गया है। तो द्रव्यमान इसमें से एक है, और बाकी जो आएंगे इनको छोड़कर आते हैं वो सभी, और यहाँ भी तो दोनों होंगे, एक तो कोण होगा और एक घन कोण होगा, जिसका जो SI यूनिट होता है रेडियन और स्टेरेडियन होता है। ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, और इनको सभी को छोड़कर जो भी मात्रक आता है वो डिराइव्ड यूनिट के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। तो दोस्तों कितना इजी टॉपिक है, अगर अच्छे से समझ लिया जाए तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर सच में आप लोगों के लिए, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए हार्डवर्क यहाँ पर किया जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर लाए जा रहे हैं, तभी आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है, और आपको इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा पर डे की आदत डालिए, आपको दोस्तों के साथ में शेयर करना है, लाइक जरूर करना है। कुछ अच्छी बातें जो आपके द्वारा कमेंट में लिखी जाए, हम जरूर आपका कमेंट पढ़ते हैं, हमें उससे मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन, आपको कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब देना है, और कल का इंतजार आपको होना चाहिए। अगला सेशन हम मिलेंगे पार्ट 4 के साथ में। तो आज हम टोटल 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 75 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। आप इनका रिवीजन जरूर कर लेवे, ताकि ये इकट्ठे ना हो और आपका एग्जाम इनसे जरूर बनेगा। तो आप सभी का आज के इस सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन।